हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सिलेक्टर्स बैच का आज 11वां दिन है और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई चैप्टर आपको नहीं सिखाने वाला हूं, किसी चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और 100% विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इस कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपके एग्जाम में मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपके 100% करेक्ट होने वाले हैं। सो आप इतने समझदार तो हो ही कि आप अपना लॉस नहीं करना चाहोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। इसके बेसिस पे एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसके बेसिस पे आ सकते हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं और ऐसा होता क्यों है, वो सारी की सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। खूब ध्यान से समझिएगा। टॉपिक हमारा बच्चों द्विघात समीकरण तो ऊपर लिखा ही है। हमारा टॉपिक है बच्चों मूलों की प्रकृति। ध्यान से सुनते चलिएगा। मूलों की प्रकृति डियर स्टूडेंट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, ध्यान समझिएगा। नेचर ऑफ रूट्स अर्थात क्या होता है? मूलों की प्रकृति। समझते चलिएगा, बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक पे पहुंचेंगे धीरे धीरे। डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि हमारा जो द्विघात समीकरण होता है उसका मानक रूप आपको सबको पता होगा। इसका मानक रूप या जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो सबको पता है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, जहां पर शर्त होती है बच्चों की a का मान 0 नहीं होना चाहिए। आराम से समझते चलना, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। हमने क्या बोला कि मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। आपको सिखाया जाता है कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं बच्चों? 2 मूल, जिसको हम लोग रूट्स कहते हैं। 2 रूट्स इसके होते हैं और इसके दोनों के दोनों रूट्स को अल्फा एंड बीटा से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। समझते चलना बच्चों, एकदम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ। हमने आपके साथ शेयर किया कि जो हमारा द्विघात समीकरण होता है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का होता है। इसके 2 रूट्स होते हैं, इसको हम लोग अल्फा और बीटा से दिखाते हैं। इनके रूट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है उसको समझ लीजिएगा। रिलेशन जो होता है मूलों और गुणांकों में बीच में संबंध जो होता है वो संबंध एक बार हम यहाँ पर रिकॉल करते हैं। संबंध होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। आपको जरूर से जरूर ये याद होगा। सर अल्फा क्या है? शून्यक है। बीटा क्या है? शून्यक। मतलब देखो, अगर हम बहुपद की बात करते हैं इसी का अल्फा को शून्यक कहते हैं। समीकरण की बात करते हैं इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? मूल कह देते हैं। तो यह है बच्चों शून्यकों का योगफल और यह है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल माइनस b/a होता है और शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है। देन बच्चों आपको सिखाया जाता है कि किसी भी द्विघात समीकरण के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मुख्य रूप से 3 विधियां होती हैं। पहली विधि का नाम होता है बच्चों गुणनखंड विधि, दूसरी विधि का नाम होता है पूर्ण वर्ग बनाकर, तीसरी विधि का नाम होता है सूत्र विधि। लेकिन यहाँ पर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो हम मूलों की प्रकृति के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसके लिए सूत्र विधि का प्रयोग होता है, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से जानते हैं। समझते चलिएगा बच्चों। देखो है क्या कि जो हमारा ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। इसके मूलों को प्राप्त करने के लिए जो श्रीधराचार्य ने सूत्र बताया था वो क्या था? x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac/2a। इस फार्मूले की हेल्प से हम किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात किसी भी द्विघात समीकरण को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बच्चों बातें? चलो आगे जब हम लोग बात करते हैं तो बात आती है कि इसके 2 मूल जो होते हैं वो कैसे निकलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर प्लस चिन्ह लेते हैं तो पहला मूल आता है, तो माइनस लेते हैं दूसरा मूल आ जाता है। एक को हम अल्फा से दिखाते हैं तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac
अपान का 2a, ये पहला मूल हो जाता है। दूसरा बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a कर देते हैं, तो यहाँ से हमें दूसरा मूल मिल जाता है। क्लियर हो रही है बातें बच्चों? चलो इतनी समझ में आ गई। अब यही जो रूट के अंदर, ध्यान देना बच्चों, यही जो रूट के अंदर ऊपर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है ना, इसी पर मूलों की प्रकृति डिपेंड करती है। मूलों की प्रकृति जो होती है, जिसको हम नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं, क्या कहते हैं सर, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स जिसको हम कहते हैं, वो इसी पर डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। और आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स कि इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग विविक्तकर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्तकर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में विविक्तकर कहते हैं बच्चों, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जाना जाता है। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट के नाम से बच्चों इसको जाना जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं। हम टॉपिक पे आ रहे हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा। ये सारी चीजें तो हमने पुरानी बातों को रिकॉल किया, अब धीरे धीरे हम टॉपिक पे आ रहे हैं और मजा बहुत आने वाला है, ध्यान समझना। इसको बच्चों हम लोग डी से दिखाते हैं, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास फार्मूला बन जाता है। इसी की हेल्प से हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण के जो मूल है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना डिस्कशन आपको समझ में आया होगा, इसको आप लोग नोट करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की फार्मूले की हेल्प से हम कैसे जानेंगे किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे। और आप विश्वास मानिएगा, इस फार्मूले के बेसिस पर आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, खूब ध्यान से समझते चलिएगा और करते चलिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब कर ही लेना। चलो देखो बच्चों, अब हम मेन डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स पर। जितना आप जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान समझना। जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। देखिएगा बच्चों, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण का विविक्तकर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण दिया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, हमें इसका विविक्तकर ज्ञात करना है, मीन्स d। तो d कैसे निकलेगा सर? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू सर b की वैल्यू कितनी है यहाँ 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, a मतलब कितना 2, c मतलब कितना 1, तो d इक्वल टू 25 माइनस 8, तो d इक्वल टू बच्चों 17 आएगा क्या? ठीक है, 17 3 20 5 25 होता है। ठीक है, ये 17 आ गया, तो ये d की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो जब हमें कोई भी द्विघात समीकरण, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा, तो हम उसके मूलों की प्रकृति के बारे में कैसे चर्चा करेंगे, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, में कुछ कंडीशंस आती हैं, सुनिएगा। नंबर पहली कंडीशन आती है कि यदि आपने d की वैल्यू को निकाला और वो ग्रेटर देन 0 आया, शॉर्ट में मैं यहाँ बोल देता हूँ धनात्मक आया। क्या आया बच्चों? धनात्मक। अगर वो धनात्मक आया तो उस सिचुएशन में इसके जो मूल होते हैं बच्चों वो असमान होते हैं। कैसे होते हैं? असमान होते हैं, साथ ही साथ वास्तविक होते हैं। कैसे कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। असमान का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट होंगे, और वास्तविक का मतलब रियल रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे बच्चों? रियल रूट्स होंगे। ध्यान सुनो, क्या करना होगा, हमें दिए गए द्विघात समीकरण का विविक्तकर अर्थात d फाइंड करना होगा, जैसे हमने यहाँ पर फाइंड किया। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई अर्थात धनात्मक आई, तो उस सिचुएशन में दिए गए द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो क्या होंगे? असमान होंगे और वास्तविक होंगे। जैसे मान लीजिए यही द्विघात समीकरण आपके एग्जाम में दे दे और आपसे पूछे कि बताओ भाई, ये जो द्विघात समीकरण आपको दिया गया है इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या असमान होंगे, तो आप कैसे बताएंगे? d का मान निकालेंगे। देखो d का मान 17 आया है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मूल कैसा होगा बच्चों? असमान होगा। और कैसा होगा? वास्तविक होगा। ठीक है ना। अगली कंडीशन देखिएगा। दूसरी कंडीशन आती है बच्चों, यदि d का मान आप निकालें
लेस देन 0 आ जाए तो यहाँ पर जो मूल होते हैं बच्चों वो काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं? काल्पनिक मूल होते हैं, जिनको हम लोग इमेजिनरी रूट्स के नाम से जानते हैं। और अभी आपके लेवल पर इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हो गई बातें बच्चों? अगला देखिएगा, थर्ड देखिएगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब आप d का मान निकालोगे तो उसकी वैल्यू बच्चों यहाँ पर 0 आ जाएगी। अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, साथ ही साथ समान होंगे। इस कंसेप्ट का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉजिक ये है, अगर कोई भी द्विघात समीकरण दिया गया है और उस द्विघात समीकरण के जो d का मान है, जो विविक्तकर है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो उस केस में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल जो है वास्तविक होते हैं और कैसे होते हैं? समान होते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ सुपर ट्रिक बताता हूँ, ध्यान रखिएगा बच्चों। हमेशा याद रखिएगा कि जो अपरिमेय मूल होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो अपरिमेय मूल होंगे, अपरिमेय मूल संयुग्मी होते हैं। अपरिमेय मूल संयुग्मी, अपरिमेय माने इरेशनल। जो इरेशनल रूट्स होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट के फॉर्म में पाए जाते हैं, हमेशा संयुग्मी रूप में पाए जाते हैं। इसका क्या मतलब है सर? जैसे मान लीजिए किसी द्विघात समीकरण का एक रूट आपको एक रूट दिया गया है √5, तो इसका संयुग्मी क्या होगा? -√5 होगा। अगर आपको पहला रूट दिया है 2 + √3, तो अगला क्या होगा? 2 - √3 होगा। जब, लेकिन ये कंडीशन कब फॉलो होगी? जो रूट्स होंगे जब वो अपरिमेय होंगे, जब इरेशनल होंगे डियर स्टूडेंट्स, तभी ये कंडीशन वहाँ पर जा करके फॉलो होती है। तो अभी हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया? हमने आपको बता दिया कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं जिन्हें हम अल्फा और बीटा से दिखाते हैं। उस द्विघात समीकरण के मूलों और गुणांकों में क्या संबंध होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। साथ ही साथ द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं और द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है? 3 कंडीशन आपको हमने यहाँ पर बताया है और तीनों आपको ध्यान रखना है। पहली कंडीशन, यदि d इज ग्रेटर देन 0, माने अगर d का मान धनात्मक आएगा तो मूल कैसे होंगे? असमान होंगे, लेकिन कैसे होंगे बच्चों? वास्तविक होंगे। अगली कंडीशन, यदि d इज लेस देन 0 आएगा तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। और इस कंडीशन में हम लोग कभी भी प्रश्न को हल नहीं करेंगे अभी 10th लेवल पर। और यदि d इक्वल टू 0 हो गया तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं, लेकिन बच्चों कैसे होते हैं? समान होते हैं। अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो मूल वास्तविक होंगे, लेकिन कैसे होंगे? समान होंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब इस टॉपिक के बेसिस आपके एग्जाम में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस भी कर देता हूँ, उसके बाद फिर और भी क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है x² - 16x + k, x² - 16x + k। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा जा चुका है। कह रहे हैं के मूल बराबर है तो d का मान क्या होगा? मतलब d माने k की वैल्यू पूछ रहा है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। रिलेशन, k की वैल्यू, p की वैल्यू, t की वैल्यू, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट वाला कंडीशन है उसी कंडीशन पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, इसी बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हम इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करते रहे। देखो, हम लोगों को दिमाग लगा के चलना है, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उन टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। देखिएगा बच्चों, यहाँ अगर हम इसका कंपैरिजन करें ax² + bx + c = 0 से, तो a = 1 मिलेगा, b = -16 मिलेगा और c = आपको k मिलेगा। अब यहाँ बोलोगे सिंस रूट्स आर इक्वल, रूट्स जो हैं इसके मूल जो हैं बच्चों वो क्या हैं? इक्वल हैं, अर्थात समान हैं। अब जब रूट्स इक्वल हैं डियर स्टूडेंट्स तो d इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। और d इक्वल टू 0 होने का मतलब है कि b² - 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो, कई सारे बच्चे बोलेंगे सर बहुत लंबा क्वेश्चन लगा रहे। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो ही डायरेक्ट स्टेप ये भी ना लिखता, डायरेक्ट b और a और c की वैल्यू पुट कर देता। लेकिन अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर आप लोग इसको तेज़ी से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई, तो b की वैल्यू बताएंगे बच्चों आप लोग कितनी है? यहाँ पर -16 है, -16 का स्क्वायर हो जाएगा और
4ac मतलब 4 इंटू ए मतलब 1 है और c मतलब बच्चों k है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको उधर लेकर के चले जाइए या इसको उधर ले जाइए, तो ये इसका मतलब होगा -16 तो -16 तो प्लस हो जाएगा, 16 to 16 लिख सकते हो। इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4k। तो फाइनली k इक्वल टू अगर आप निकालोगे तो 16 इंटू 16 अपान में कितना 4, तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 आ जाएगी। तो ऐसे ही k की वैल्यू को फाइंड करने वाला, रिलेशन निकालने वाला डिफरेंट क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेचर ऑफ रूट्स की तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, d इज ग्रेटर देन 0 वाली, d इज लेस देन 0 वाली एंड d इक्वल टू 0 वाली, ये 3 कंडीशन है। इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, देन इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको आप आसानी से बच्चों जरूर से ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। अभी आज के इस वीडियो में हमने स्पेशली एक टॉपिक के बारे में जो डिस्कस किया है, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, द्विघात समीकरण के। आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर से ज़रूर बता दीजिए कि ये वीडियो आपको कितना समझ में आया है, क्या आपको समझ में आया है या आपके माइंड में कोई डाउट्स हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो कमेंट है वही मुझे सपोर्ट प्रदान करता है, उसी से मुझे पता चलता है कि देखो जब क्लास में हम पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर पढ़ाता है तो बच्चों से रिस्पांस लेता है, समझ में आया या नहीं आया। अब यहाँ पर आप हमें रिस्पांस देंगे कमेंट सेक्शन के जरिए। अगर आप कह देते हैं कि सर बहुत अच्छा लेक्चर था, मुझे पूरा समझ में आ गया, तो मेरा मन करता है कि अगली बार भाई और अच्छा समझाया जाए और बड़ा लेक्चर बनाया जाए, क्योंकि हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है, उससे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आपने वीडियो को कंप्लीट देख लिया, उसको ना लाइक किया ना उसमें कमेंट किया, तो मुझे ऐसा लग सकता है ना कि बच्चों ने देखा शायद उनको पसंद नहीं आया इसलिए उन्होंने कमेंट नहीं किया। तो आपका रिस्पॉन्स बहुत ही ज़रूरी है। कहीं कोई टॉपिक कम समझ में आया है या आपको कोई स्पेशल टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो, हमारे साथ आप खुले दिल से शेयर कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प के लिए, आपके सहयोग के लिए ज़रूर से ज़रूर हैं। डीडी मैथमेटिकल फैमिली अपनी है और इसमें फैमिली वाली फीलिंग बनाए रखिए। आपका सिलेक्शन होगा बच्चों, ज़रूर से ज़रूर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।